Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो क्लास आज हम समझेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक हमारा। देखिए मैक्सिमम टॉपिक्स हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, मैक्सिमम जो मेन टॉपिक्स है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं यूनिट 3 के, और यही लास्ट के तीन चार टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें से एक है हमारा पोस्ट फिक्स ट्रांसलेशन। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स ट्रांसलेशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल ये है और चीज़ों को फिर हम समझेंगे। तो पहले ये कहता है द एस डी टी क्या था, पहले ही बता चुके हैं आपको, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो एस डी टी विच हैज इट्स सिमेंटिक्स एक्शन एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब जिस सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में हैज सिमेंटिक एक्शन, सिमेंटिक एक्शन होंगे कहाँ होंगे, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के एंड में, ठीक है, प्रोडक्शन के एंड में, इज कॉल्ड पोस्टफिक्स ट्रांसलेशन स्कीम, उसको हम पोस्टफिक्स ट्रांसलेशन स्कीम कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एस डी टी, मतलब इस तरह के सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को हैज इट्स ओन कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेंटिक्स, मतलब इसकी खुद की कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेंटिक्स होती है एट द लास्ट इन द RHS ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लास्ट RHS राइट हैंड साइड में, ठीक है, उसकी खुद की कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेंटिक होती है। ठीक, तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन मीन्स SDT which contains the semantic action at the right end, मतलब वो SDT जो कि सिमेंटिक एक्शन उसके राइट एंड में है, वो क्या है, ऑफ द प्रोडक्शन आर कॉल्ड पोस्टफिक्स SDT। ठीक है, बन गया ना पोस्टफिक्स SDT। तो मतलब ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के कि जो इसका सिमेंटिक एक्शन है वो राइट साइड में होगा, राइट साइड में, RHS के राइट साइड में होगा, तो उसी तरह के प्रोडक्शन को हम कहेंगे पोस्ट फिक्स ट्रांसलेशन। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ई हमारा है E1 ऑप का हमने बताया था लास्ट क्लास में कि ये ऑपरेटर है, E1 E2, ठीक है। अब E1 फिर हो जाएगा ये E1, E हो जाएगा E1, फिर EID आ जाएगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब एक चीज और है इसमें, पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन जो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो इसी का ये पार्ट है। पोस्टफिक्स नोटेशन इज द यूजफुल फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट कोड, मतलब जो इंटरमीडिएट कोड हमने पहले पढ़ा था उसी को ये बता रहे हैं कि पोस्टफिक्स नोटेशन जो है बहुत उपयोगी है, यूजफुल फॉर्म ऑफ, उपयोगी है किसके लिए, इंटरमीडिएट कोड के लिए, जो पहले हमने देख चुके हैं। अब आगे देखिए, इफ द गिवन लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन, मतलब जो गिवन लैंग्वेज है अगर वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, एक्सप्रेशन है, तो ये इंटरमीडिएट कोड के लिए बहुत जरूरी है, बहुत यूजफुल है। इट, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, सफिक्स नोटेशन भी कहते हैं इसको हम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सफिक्स नोटेशन। अब एक दो पॉइंट्स और हैं कि ये जो पोस्टफिक्स नोटेशन है ये हमेशा ऑपरेटर को फॉलो करेगा। ठीक है, फॉलोज द ऑपरेटर फॉलोज द ऑपरेंड, मतलब ऑपरेटर ऑपरेंड को फॉलो करेगा, उस हिसाब से ग्रामर यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, एक चीज और है कि इसको हम पोस्टफिक्स नोटेशन को हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिंटैक्स ट्री का लीनियर फॉर्म भी कह सकते हैं, मतलब जो हम सिंटैक्स ट्री पढ़ते थे, सिंटैक्स ट्री का लीनियर फॉर्म भी कहा जा सकता है किसको,
पोस्टफिक्स को, ठीक है। पोस्टफिक्स नोटेशन को लीनियर फॉर्म भी कहा जा सकता है सिंटैक्स नोटेशन का, ठीक है। चलिए अब हमको लगता है कि ये आपका खत्म। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट फिर से देखते हैं कि आगे ये क्या कह रहा है। चलिए देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन एंड केस स्टेटमेंट्स। अब डिक्लेरेशन क्या कहता है थोड़ा सा उसको समझते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में ये है, चलिए हम उसका पहले थ्योरी समझते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल समझेंगे और ये समझेंगे कि ये चीज क्या है, कहां से आया और कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक। इन प्रोग्रामिंग जब भी हम करते हैं, अ डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग एन आइडेंटिफायर, मतलब जो डिक्लेरेशन है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो कि क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी इस आइडेंटिफायर को, सच एज, किस फॉर्म में डिस्क्राइब करेगी, नेम ऑफ अ वेरिएबल, मतलब या तो वेरिएबल का नेम, जैसे यहां पे कुछ है अभी हम आपको आगे बताएंगे, वेरिएबल के नेम के उसमें, या फिर फंक्शंस के फॉर्म में। फिर से एक बार समझ लीजिए, इन प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे हैं, अ डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है किसको, आइडेंटिफायर को, सच एज, किस फॉर्म में, नाम के फॉर्म में, नेम ऑफ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल का नेम होगा, और क्या होगा, फंक्शन हो सकता है, ठीक। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब ये आगे कहते हैं डिक्लेरेशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज। अब डिक्लेरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं दे इन्फॉर्म कंपाइलर, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर का काम ये था, पहले भी हमने बताया कि हमारी लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, कन्वर्ट कर देना, बस यही बता रहा है कि डिक्लेरेशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इन्फॉर्म द कंपाइलर, कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है या फिर इंटरप्रेटर को भी इन्फॉर्म करता है। क्यों इन्फॉर्म करेगा, वॉट द आइडेंटिफाई वर्ड मीन्स, मतलब जो वर्ड हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में आया है उसका मतलब क्या है, तब वो जा करके आगे उस पर फंक्शन करेगा, फंक्शन करेगा तो उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल पे ला करके, मशीन लेवल लैंग्वेज पे ला करके उसको कंपाइलेशन प्रोसेस में डाल करके उसका आगे जनरेट कर देगा जो हमें चाहिए, ठीक। चलिए अब यहां पे देखते हैं कि क्या कह रहा है, वॉट द आइडेंटिफाइंग वर्ड मीन्स, मतलब जो वर्ड आइडेंटिफाई किया जा रहा है या जो वर्ड आइडेंटिफाई हो रहा है उसका मतलब क्या है, एंड फिर हाउ टू आइडेंटिफाई थिंग्स शुड बी यूज्ड, मतलब जो आइडेंटिफाइड थिंग्स हैं वो यूज कैसे की जाएंगी, मतलब क्या वो वर्ड उस शब्द का मतलब भी बताएगा कि उसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो चीजें यूज हो रही हैं वो कैसे यूज होंगी, आइडेंटिफाई थिंग्स शुड बी यूज, मतलब किस तरह, कहां, कैसे यूज होंगी, ठीक। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं, अ डिक्लेरेशन में बी ऑप्शनल, मतलब डिक्लेरेशन ऑप्शनल है, क्यों, क्योंकि देखिए पहले भी हमने ये चीज आप लोगों से डिस्कस की थी कि कंपाइलर उसी जगह पर यूज किया जाएगा जिस जगह पर हमें डायरेक्ट चेंज करना हो, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज में लेकर के जाने के लिए जहां पे जरूरत होगी वहीं पे केवल इसका उपयोग होगा, इसीलिए इसने कहा है कि ऑप्शनल है, ठीक। जरूरत नहीं होगी, कोड हमारा ऑलरेडी मशीन लेवल लैंग्वेज में है तो डायरेक्ट इनपुट डाल देंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज में डाल देंगे, ठीक।
ऑप्शनल और रिक्वायर्ड, मतलब या तो वो ऑप्शनल है, डिक्लेरेशन में भी ऑप्शनल हो सकता है, या जरूरत हो सकती है। कब? डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग। क्या बोला हमने? डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है, अगर वो ऑलरेडी पहले से है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से हमारी कंप्यूटर की भाषा में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में है, तो फिर उसको हम नहीं चेंज करेंगे, वो डिपेंड करता है। ठीक, तो हमको लगता है कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब इसका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है यूज स्ट्रिक्ट माई, डॉलर का सिंबल है, हेल्प। ठीक, अब इसको हम समझते हैं कि ये आखिर है क्या भाई। तो इसमें जो डिक्लेयर कर रहा है, इन द अबव स्टेटमेंट डिक्लेयर्स वेरिएबल। वेरिएबल जो है ये हमारा ये है माई हेल्प, ये आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये हमको वेरिएबल बता रहा है। और फिर डॉलर साइन इंडिकेट्स वेरिएबल इन स्केलर, मतलब ये जो ये वाला है ये स्केलर वेरिएबल है। ठीक है, स्केलर वेरिएबल, स्केलर वेरिएबल। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? द स्पेशल वर्ड माई डिक्लेयर्स दैट, मतलब ये जो स्पेशल वर्ड है माई हमारा एक स्पेशल टाइप का वर्ड है, वो क्या डिक्लेयर करता है? दैट, ये माई हमारा डिक्लेयर कर रहा है किसको? इसको बता रहा है, क्या बता रहा है? हैज लोकल लेक्सिकल स्कोप, मतलब इस ये माई इसको डिक्लेयर कर रहा है कि ये जो है इसकी लोकल लेक्सिकल स्कोप होगी। ठीक है, फिर आगे कहते हैं विच मीन्स दैट आउटसाइड द एनक्लोजिंग कोड ब्लॉक, मतलब एनक्लोजिंग कोड ब्लॉक के आउटसाइड नहीं होगा। द वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है डॉलर हेल्प, ये क्या, ये यूज हो सकता है। ठीक, तो हमें लगता है कि डिक्लेरेशन आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाज मिल गया होगा कि डिक्लेरेशन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट आता है केस स्टेटमेंट। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग केस स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन हमने समझ लिया, होप कि समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, इसकी डिटेल नोट्स दे दी जा रही हैं आपकी। अब हम समझते हैं नेक्स्ट केस स्टेटमेंट को। चलिए, अब जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था, डिक्लेरेशन देखा था, अब वैसे ही हम देखेंगे केस स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कंपाइलर को बनाया क्यों गया, कंपाइलर की जरूरत क्यों हुई? तो कंपाइलर की जरूरत इसीलिए तो हुई कि भाई वो अलग अलग लैंग्वेजेस को, अलग अलग हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद वो कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद मशीन लैंग्वेज में दे देता है। ठीक है, मशीन को प्रोवाइड करता है। अब ये कह रहे हैं इससे हम क्या क्या चीजें हैंडल कर सकते हैं? वी डू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन दिस, मतलब कई तरह की स्टेटमेंट्स को हम कंपाइलर की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं। ठीक, फिर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इज केस स्टेटमेंट, मतलब अब जब डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स को हम कंपाइलर की हेल्प से उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, उसको कंपाइल करा सकते हैं, तो उसी तरह जब अलग अलग स्टेटमेंट्स का नाम आया तो हमारे कोर्स में एक है केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब केस स्टेटमेंट समझते हैं। हमने पहले समझा कि कंपाइलर क्यों यूज करते हैं, और कंपाइलर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स का क्या क्या जरूरत है। तो भाई जरूरत है तभी तो, जो हमने अभी आपको बताया कि अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगी और अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगी
तो हम कैसे उसको आगे फर्दर प्रोसीड कराएंगे। ठीक, तो अब आइए हम देखते हैं केस स्टेटमेंट क्या कहता है। केस स्टेटमेंट ये कहता है द केस स्टेटमेंट इन कंपाइलर डिजाइन इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड टू एग्जीक्यूट, मतलब ये कंपाइलर डिजाइन में जो केस स्टेटमेंट है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या है, देखिए लिखा है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्यों है, यूज्ड टू एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड्स, अलग अलग ब्लॉक्स ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए, कोड बेस्ड ऑन द इवैल्यूएटेड वैल्यू ऑफ इनपुट एक्सप्रेशन, मतलब वो इवैल्यूएशन करेगा ना कि भाई जो इनपुट आया है, इनपुट एक्सप्रेशन आया है, उसको पहले इवैल्यूएट करेगा कि वो क्या है, कैसा है, उसको कंपाइलेशन में डालना है, कंपाइलर को देना है, इंटरप्रेटर को देना है कि नहीं देना है। तो बेस्ड, इसीलिए ये कह रहे हैं बेस्ड ऑन द इवैल्यूएटेड वैल्यू ऑफ इनपुट एक्सप्रेशन, मतलब इनपुट एक्सप्रेशन हमारा कैसा है उस पर ये बेस्ड रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या कहते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, ये इट इज अवेलेबल इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब ये हमारी अवेलेबल होती है कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड सिंटैक्स वेरीज, मतलब जो सिंटैक्स है वो वेरी करेगा, बदलाव ऊपर नीचे वेरी करेगा, वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज, मतलब ये जो केस स्टेटमेंट है ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज होता है। ठीक, फिर ये वेरी करेगा, मतलब बदलेगा अपने हिसाब से, किस उसमें, जिस टाइप की, डिपेंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, मतलब वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज होगी उसके अनुसार ये वेरी करेगा। ठीक, अब इसका हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, एक सिंटैक्स ले लेते हैं और उसको समझते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये सिंटैक्स हमने शुरू किया यहाँ से, अब यहाँ पे स्विच लगाया। ठीक, स्विच क्या है, देखिए हमने यहाँ लिख दिया है, ये एक केस स्टेटमेंट है। ठीक, यही केस स्टेटमेंट, ये स्विच एक केस स्टेटमेंट है ये आपकी। अब इसमें यहां पे कोई एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, फिर यहां से बिगिन शुरू करते हैं। फर्स्ट केस वैल्यू क्या है, केस वैल्यू, जो केस वैल्यू हम दे रहे हैं केस स्टेटमेंट में, तो उसकी पहली केस वैल्यू क्या है, हम कुछ भी ले लेते हैं, स्टेटमेंट 1 ले लिया हमने। ठीक, या कुछ भी ले लीजिए, कुछ लिख लीजिए कोई स्टेटमेंट। ठीक, सेकंड केस वैल्यू क्या है, वो है स्टेटमेंट 2, हमने 2 ले ली। थर्ड केस वैल्यू इसी तरह ढेर सारी अप टू n टर्म्स, मतलब यहां पे देखिए लिखा है nth टर्म तक हम इसको केस वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं। जितनी केस वैल्यू हमको लेनी है हम लेते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, मतलब जो हमारा कोडिंग या प्रोग्रामिंग होगा उसके अनुसार। चलिए अब ये बता रहे हैं थर्ड केस वैल्यू हो गई, अब डॉट 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 तो आपका नीचे सो ऑन चलेगा। फिर ये कह रहे हैं n-1 तक केस वैल्यू चलेगा, और स्टेटमेंट भी 1 2 3 4 5 ऐसे चल रही थी ना, डॉट 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 सो ऑन, तो उसी तरह ये स्टेटमेंट भी n-1 तक जहां तक जाना है वहां तक चलेगा। ठीक है, अब यहां पे डिफॉल्ट क्या आया, डिफॉल्ट है हमारा स्टेटमेंट nth। ठीक, खत्म हो गया, फिर ये एंड हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो हमने ये बनाया, तो थोड़ा सा इसकी भी थ्योरी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसकी थ्योरी कहती है इन द अबव सिंटैक्स ऑफ द केस स्टेटमेंट इन कंपाइलर डिजाइन द स्विच कीवर्ड इनिशियलाइज द केस स्टेटमेंट, मतलब ये जो स्विच कीवर्ड है, ये स्विच कीवर्ड है वो इनिशियलाइज क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा
केस स्टेटमेंट को, ठीक है। ये जो है स्विच, ये स्विच हमारा कीवर्ड है, ये कीवर्ड इनिशियलाइज करेगा केस स्टेटमेंट को, ठीक। अब नेक्स्ट कहते हैं इन इनपुट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, इन इनपुट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एज द फर्स्ट स्टेप, मतलब एक्सप्रेशन जो है हमारा, ये एक्सप्रेशन ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर हमने थ्योरी भी आपकी साथ में नोट्स के अटैच की हुई है, उसको देख लीजिएगा। द केस कीवर्ड, अब केस कीवर्ड यहां पे कहां है, ये है ना। केस कीवर्ड क्या बताता है, इज यूज टू एक्सप्रेस डिफरेंट वैल्यूज दैट एक्सप्रेशन कैन टेक, मतलब जो केस कीवर्ड है, ये जो केस नाम का कीवर्ड है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को एक्सप्रेशन के लेगा, कैन टेक, ठीक है। चलिए डिफरेंट टाइप्स ही तो ले रहा है, देखिए फर्स्ट केस वैल्यू ये आ रही है, सेकंड केस वैल्यू ये आ रही है, तो अलग अलग स्टेटमेंट्स को लेता जा रहा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। फिर कहते हैं द इवैल्यूएटेड वैल्यू इज देन मैच्ड विद द फॉलोइंग केस वैल्यूज, मतलब जो अब इवैल्यूएशन करने के बाद जो आएगी केस वैल्यू हमारी, वो मैच की जाएगी, किससे मैच की जाएगी, केस वैल्यू से, ठीक है। इवैल्यूएटेड वैल्यू केस वैल्यू से, जब ये सारा प्रोसेस हम कर लेंगे, इवैल्यूएटेड वैल्यू केस वैल्यू से मैच की जाएगी, तब पता चलेगा कि हमारा ये जो है केस स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो हमें लगता है क्लास कि यहाँ पे आपकी थर्ड यूनिट पूरी हो रही है, ठीक है। अब आपको अगर लगेगा कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के, जैसे आपका थर्ड यूनिट में एक है टॉप डाउन पार्सर, तो टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर ये हमने प्रीवियस यूनिट में कंप्लीट कराया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट जो बच रहे हैं, ये प्रीवियसली पीछे की यूनिट्स में, पीछे की वीडियोस में, नोट्स में कंप्लीट करा दिए गए हैं। जो नए पॉइंट्स थे, जो थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट और नए पॉइंट्स थे, उनको हमने पूरा कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ बच रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे पास आइए, हम डिस्कस करेंगे बैठ करके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे फोर्थ यूनिट के साथ, सिंबल टेबल्स। तो थोड़ा सा सिलेबस आपका सिंबल टेबल का ये है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंबल टेबल कहता क्या है। अच्छा, तो ये डेटा स्ट्रक्चर की सिंबल टेबल बताएंगे, रिप्रेजेंटिंग कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, रन टाइम इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है, स्टैक एलोकेशन स्कीम, सिंपल स्टैक। अच्छा, सिंपल स्टैक एलोकेशन आपने प्रीवियसली भी ईयर में, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। स्टोरेज एलोकेशन इन ब्लॉक्स, ठीक है, एरर डिटेक्शन रिकवरी, एरर डिटेक्शन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।